Section 81 is regarding arrest और साथ में है ये कि exemption from arrest and personal appearance, उन्हें गिरफ्तारी और स्वयं की उपस्थिति से न्यायालय में छूट मिलना। तो ये चूँकि डिक्री के निष्पादन में है और डिक्री के संबंध में है, तो ये धारा 81 की जो प्रावधान है या 81 के और सेक्शन 81 के जो वो है प्रोविजंस, ये डिक्री के एग्जीक्यूशन तक लिमिटेड है। ये ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है या अम्ब्रेला है कोई, ये अम्ब्रेला नहीं है, और ये केवल डिक्री के एग्जीक्यूशन के संबंध में है कि ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में या पदी हैसियत में किया गया है, तात्पर्यत है या किया जाता है, किया गया तात्पर्यत है, उसके विरुद्ध संस्थित किए गए दावों में, उसके विरुद्ध किए गए दावों में या वाद में डिक्री के निष्पादन में से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा। पहला ये है, ये पब्लिक सर्वेंट द्वारा उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में किए गए किसी काम के बारे में है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन या कुछ प्रैक्टिकल जो वो हैं विरोधाभास, उसके बारे में चर्चा करेंगे इसके बाद। दूसरा ये दिया गया है इसमें, और 2 इसका ये है बी, जहाँ न्यायालय का समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवा का अपाय किए बिना अपने कर्तव्य में अनुपस्थित नहीं हो सकता, वहाँ उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकेगा। ये है सेक्शन 81। तो हाँ बोलिए। जैसे कि कोई लोक अधिकारी है, उसकी संपत्ति डिक्री के निष्पादन से पहले कुर्क नहीं की जाएगी। निष्पादन के पहले नहीं है, इसमें निष्पादन में है, निष्पादन में कुर्क नहीं की जाएगी। नहीं, अच्छा सर, निष्पादन में न्यायालय द्वारा मतलब निष्पादन किया जा रहा है, वो उसकी संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा रहा, या मतलब निष्पादन से पहले नहीं की जाएगी। दोनों दशाओं में इसमें ये लिखा है कि द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। हाँ, डिक्री के प्रवर्तन के अलावा है ये, डिक्री के प्रवर्तन के अलावा। तो जो आपका जो वो था कि डिक्री के पहले, हाँ डिक्री के पहले नहीं की जा सकेगी, क्योंकि ये एक्चुअली पर्सनल अपीयरेंस के बारे में है, इसलिए डिक्री के पहले उसकी जो हम संपत्ति अटैच करके और कुर्क करने की बात करते थे बीच में, वो पब्लिक सर्वेंट के साथ में नहीं होगा। लेकिन डिक्री का अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसकी पदीय हैसियत में जो प्रॉपर्टी होगी वो की जा सकती है। ओके, हाँ बोलिए। अगर जो लोक सेवक है, जैसे अपने किसी मतलब न्यायालय में आ नहीं सकता किसी वजह से, हेलो सर, किसी वजह से न्यायालय में नहीं आ सकता, तो उसके ट्रिगर को सारी कार्रवाई, हाँ उसे एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, और यूजुअली एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है जहाँ पे, एक मिनट, मेरा कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। ये आप लोगों तक वॉइस आ रही है? फिर मुझे क्यों वार्निंग आ रही है कि मेरा कनेक्शन टूट गया है? ओके, अगर वॉइस ना आया कुछ तो बताइए, हैंड रेस कर दीजिए तो मैं स्विच कर दूँगा नेटवर्क। नहीं सर, आ रही है आवाज़। ओके, तो ये एग्जाम्पशन जो दिया गया है कि 81 का जो है, इन ए सूट instituted against a public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity। यूजुअली हम लोग कलेक्टर को पार्टी बनाते हैं, ठीक है। स्टेट जब भी पार्टी होता तो स्टेट का कोई मीनिंग ऐसा नहीं है, तो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है ज़िले में वो कलेक्टर माना जाता है। कई बार जब हम किसी डिपार्टमेंट को पार्टी बनाते हैं तो उस डिपार्टमेंट का जो सचिव होता है, सेक्रेटरी जो होता है सेक्रेटरीट में स्टेट की,
उसे पार्टी बनाते हैं। और यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में हम यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाते हैं थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगेंस्ट विच वी हैव फाइल्ड द सूट। ठीक है, तो ये पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये सूट के बारे में है, अंजलि वाज राइट कि ये एग्जेम्पशन जो दिया गया है ड्यूरिंग सूट है ये। और इसमें जो पहला एग्जेम्पशन है वो ये है कि डिफेंडेंट अगर वो थ्रू स्टेट अगर हमने दावा किया है अगेंस्ट स्टेट तो वो कलेक्टर होगा यूजुअली, या फिर डिपार्टमेंट का कोई सेक्रेटरी होगा। वैसे आमतौर पर कलेक्टर को बना के ये होता है कि हर लोकल ज़िले में हर ज़िले में जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे कलेक्टर या डीएम की कुर्सी है, तो वहाँ पे उनको तामील कर देने से स्टेट को तामील हो जाती है, मानी जाती है। तो ईजीएस्ट वे टू मेक स्टेट एज ए डिफेंडेंट इज़ टू मेक कलेक्टर एज ए डिफेंडेंट एंड स्टेट थ्रू कलेक्टर। तो एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि चूँकि जितने भी दावे स्टेट के खिलाफ़ किए जाएंगे उन सब में वो बाय डिफ़ॉल्ट पार्टी होगा। बाय डिफ़ॉल्ट पार्टी का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ स्टेट पार्टी है वहाँ वहाँ वो प्रतिवादी के रूप में उसको संयोजित किया जाएगा। अब प्रतिवादी के रूप में उसे संयोजित किया जाना है तो ऐसे हर दावे में अगर उसके खिलाफ़ कार्रवाई होने लगी, पर्सनल अपीयरेंस उसे करना पड़ा, तो बजाय लॉ एंड ऑर्डर के या जो काम उसको दिया गया है, जो पावर उसको डेलीगेट की गई है स्टेट की तरफ से, उनका निर्वहन करने के बजाय वो कोर्ट दर कोर्ट चक्कर लगाता रहेगा सारे साल। और कई बार तो ये होता है कि एक साथ 10-10, 12-12, 20-20 दावे, 50-50 दावे फाइल होते हैं किसी कोर्ट में और उसमें स्टेट पार्टी होता है। तो ऐसी दशा में उनको उनके जो ऑफिशियल वो हैं मतलब जो कैपेसिटी उनकी है उससे छूट देने के लिए किया गया है कि वो डिक्री के एग्जीक्यूशन के अलावा जैसे मान लो नहीं आ पा रहा है, अपीयर नहीं हो पा रहा है, तो उस दशा में हम उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करेंगे और उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। दो एग्जेम्पशन उनको ये मिले हैं। और नेक्स्ट एग्जेम्पशन ये है कि पर्सनल अपीयरेंस, सरकारी वकील हाजिर हो जाएगा, जैसे ही आपका सूचना पत्र जाएगा वैसे ही वहाँ से डीएम या एडीएम के ऑफिस से सरकारी वकील का अपॉइंटमेंट हो जाता है। सरकारी वकील मतलब जो स्टेट के बिहाफ पे उसको सूट को डिफेंड करेगा या सूट को लड़ेगा। तो जैसे ही वो हाजिर होता है और फिर वो एप्लीकेशन लगा देता है कि साहब इसमें वो बताएगा आपको कि हम फॉर्मल, और यूजुअली होता है कि जो स्टेट है वो फॉर्मल पार्टी होता है। फॉर्मल ना भी अगर है तो भी उसमें आप जो पर्सनल अपीयरेंस है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू कलेक्टर झांसी या स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू कलेक्टर ग्वालियर, तो वो कलेक्टर के बिहाफ से एक एप्लीकेशन लगाता है कि साहब ये स्टेट के खिलाफ केस है और ऐसे मतलब सैकड़ों केस चल रहे हैं, तो व्यक्तिगत उपस्थिति से उनको अभिमुक्ति दी जाए। तो आप उनको अभिमुक्ति दे देते हैं कि ठीक है, उनको पर्सनली आना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब कोर्ट तलब करेगा या जब कोर्ट को आवश्यकता होगी या जब कोर्ट उन्हें बुलाएगा तब वो उपस्थित होंगे। और अगर उसमें वो गलती करते हैं या कुछ करते हैं तो आप वो सरकारी वकील या जो उनके बिहाफ पे जो उपस्थित हुआ है उसे बता सकते हैं और वो उनको इन्फॉर्म कर देगा। और वो अपनी जो जिस डेट पे आप बुलाएंगे उस डेट पे सुबह यूजुअली वो 10:30 पौने 11 बजे कोर्ट में आके बैठ जाते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि वो कोर्ट का समन या कोर्ट का जो वो है कभी डिफाई नहीं करते हैं और वो व्यक्तिगत तौर पर आ जाते हैं। तो ऐसे सरकारी अधिकारियों को जो अरेस्ट है उससे छूट दी गई है, क्योंकि एक्चुअली आपने उनके व्यक्तिगत किसी काम के विरुद्ध मुकदमा नहीं लगाया है, ये मुकदमा उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया है। इतना ध्यान हमको रखना है कि ये जो सूट है जो फाइल किया गया है, इट वाज फाइल्ड या इट इज़ बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट ऑन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर पर्सनल कैपेसिटी में आप कर रहे हैं कि भाई RC श्रीवास्तव IAS कलेक्टर फलाना, तो उस व्यक्तिगत उपस्थिति में मतलब व्यक्तिगत मेरी हैसियत में अगर सूट मेरे खिलाफ फाइल हो रहा है तो मुझे ये अम्ब्रेला या ये जो 81 का जो एग्जेम्पशन है ये प्राप्त नहीं होगा। व्यक्तिगत कैपेसिटी में कैसे किया जाता है? जब मैंने व्यक्तिगत हैसियत में कोई कार्य किया हो जिसका मेरे पद से कोई लेना देना नहीं है, मेरी संपत्ति के बारे में हो या मेरे आचरण के या किसी और चीज़ के बारे में हो, तो उसका एग्जेम्पशन मुझे प्राप्त नहीं होता है।
ये एग्जामिशन तब ही मिलता है जबकि जो दावा जो किया जा रहा है वो ऐसे कृत्य के खिलाफ किया जा रहा है या फिर ऐसी हैसियत में किया जा रहा है जो मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी है कि मैं अगर उस पद पे ना होता, कोई और होता, तो वो दावे में उसका नाम लिखा होता है। और इसलिए नाम यूजुअली हम दावे में या ये जो है उसको डिस्करेज करते हैं कि जो भी अधिकारी है उसके नाम लिखे बिना उसके पद लिख के लाइए, क्योंकि हो सकता दावा सुनने में पूरा होने में साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाए। मीनवाइल उस अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाए तो उस अधिकारी को फिर वहाँ से बुलाया नहीं जा सकेगा। हाँ, जब ये मामला आता है, ये चूँकि हम CPC पढ़ रहे हैं तो यहाँ मैं बता दूँ कि आर्म्स एक्ट का जब मामला आता है तो आर्म्स एक्ट में मध्य प्रदेश में प्रोसिक्यूशन की जो मंजूरी है वो DM से आती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि इसका प्रोसिक्यूशन किया जाए। तो ऐसी स्थिति में उनको आना पड़ता है ट्रांसफ़र होने के बाद भी, क्योंकि वो सिग्नेचर उनके जो हैं वो पदी हैसियत में भले किए गए हैं लेकिन वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किए गए हैं या नहीं। दूसरा ये है कि प्रथा जो कोर्टों में चल पड़ी है आजकल और जो ठीक नहीं है वो ये है कि उनका जो आर्म्स क्लर्क है वो फाइल लेके कोर्ट में आ जाता है, वो ये बयान देता है कि इतने साल उन्होंने इस अधिकारी के साथ काम किया है, वो उनके सिग्नेचर पहचानते हैं और ये हस्ताक्षर जो प्रोसिक्यूशन की परमिशन के हैं वो उस अधिकारी द्वारा किए गए और वो जो परमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो प्रमाणित हो जाती है। लेकिन MP हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने व्हेन आई वाज इन ग्वालियर, मैं जब ट्रेनी जज था ग्वालियर में पोस्टेड था, MP हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया था मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ कि आपको ये देखना है कि वेदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ अप्लाइड हिज माइंड इन द गिविंग परमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और नॉट। जब उसने प्रोसिक्यूट करने की परमिशन दी थी तो उसने अपना माइंड अप्लाई किया था कि नहीं किया था। अगर आपने ये नहीं देखा तो वो आदमी जिसका कन्विक्शन आपने किया वो बरी हो जाता, वो बरी हो गए थे वो। तो फिर ये हुआ था कि फिर हम लोग हर उसमें जो भी DM थे भले वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, वो सेंट्रल में डेपुटेशन पे चले गए या स्टेट के अदर भागों में कलेक्टर हो गए या सेक्रेटरीट में चले गए, तो उन लोगों को बुलाने लगे। तो फिर जिन जज साहब ने वो किया था वो थे जस्टिस तेज शंकर। तो एक बार हम लोगों की उनके साथ मीटिंग वगैरह हुई। यूजुअली जो ग्वालियर में पदस्थ होते हैं न्यायिक अधिकारी वो शाम को निकल जाते हैं ना किसी हाई कोर्ट जज से मिलने। उस समय 5 हुआ करते थे वहाँ 11 करीब। तो ऐसी बात चल रही थी, हम लोग बैठे हुए तो कुछ हम लोग थे जो उनके निकट थे। तो हमने कहा साहब आपने वो जजमेंट किया है, हम लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों ने जजमेंट को ठीक से नहीं पढ़ा और सरकारी वकील भी नहीं उसको समझ पाया। उसका मतलब ये है कि आपको कलेक्टर को या उस अधिकारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है कोर्ट में जिसने साइन किए हैं। उनका जो आर्म्स क्लर्क है या जो उनका सबऑर्डिनेशन में कभी रहा है या जो उस समय उपस्थित था, क्योंकि वो जो परमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन होती है, परमिशन टू प्रोसिक्यूट होती है, उस पर 2-3 लोगों के और साइन होते हैं। तो बोले वो बाबू देख के बता सकता है कि जब मैं उनके पास गया तो वो चैम्बर में थे अंदर और मेरे कट्टा मतलब 2 चीज़ों में एक चीज़ में परमिशन लगती है फायर आर्म में, कट्टे वगैरह और रिवॉल्वर और फायर आर्म्स। तो वो ये कहेगा आपके सामने आके कि मैं लेके गया था साहब के पास, उन्होंने कट्टे को देखा और या कारतूस वगैरह जो भी है उसको देखा उन्होंने, और देखने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है इसका लाइसेंस नहीं है और ये उपयोग हुआ है उसमें, ठीक है इसको प्रोसिक्यूट करने की परमिशन देते हैं। तो वो लिए इतना पर्याप्त है एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लिए कि उस अपराधी ने उस अधिकारी ने अपना माइंड अप्लाई किया था। उसने मैकेनिकली काम नहीं किया था कि 10-12 फाइलें पुलिस ने भेज दी और उसने साइन कर दिया। तो फिर अगले बार से हम लोग वैसा करने लगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये कई बार ये ऐसे वो हो जाते हैं, थोड़े से दुष्कर हो जाते हैं या थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं कई बार कि समझ में नहीं आता क्या करें। और जब आपके पास वो हाई कोर्ट जज अवेलेबल हैं जिन्होंने ऐसा आदेश किया है तो उनसे पूछ लेते तो सबसे अच्छा जो उनका जजमेंट है उसका उदाहरण या उसका तरीका वही बता सकते हैं कि उसका पालन कैसे किया जाए। तो ये फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने ये कोट किया है। अच्छा, दूसरा ये कि उसको पर्सनल अपीयरेंस से आप छूट देंगे या मुक्ति देंगे, ये इसलिए है कि वो आपके कोर्ट में ही मुकदमे स्टेट के खिलाफ कम से कम 100 लंबित होंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप ग्वालियर जैसी जगह पे हैं या इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ये 4 जो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट हैं मध्य प्रदेश के, ये बहुत बड़े हैं। और वहाँ इंदौर सरी के जगहों में तो 100-125 सिविल जज के आसपास है।
ठीक है। तो अब इतने कोर्टों में अगर वो लोकल वहाँ का इंदौर का कलेक्टर अगर जाएगा और घूमेगा और एक ही कोर्ट में 5-5 मुकदमे भी हैं तो 500 मुकदमे रोजाना लग रहे हैं, तो प्रैक्टिकली वो 500 में अपीयर हो पाए संभव भी नहीं है। दैट्स वाई ये प्रावधान किया गया है यहाँ पे कि ड्यूरिंग ट्रायल या बिफोर डिक्री और बिफोर एग्जीक्यूशन उसको आप एग्जेम्प्ट कर देंगे। एग्जीक्यूशन में जहाँ तक बात है तो वो आता है कई बार ये होता है, जैसे मुझे ध्यान है कि जब मैं ग्वालियर में था तो इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री जब उन्होंने बार बार कोई छोटा सा केस था, वो कुछ 10-15 हज़ार रुपये का जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, तो उसकी एग्जीक्यूशन में जब वो नहीं आए बार बार बुलाने पे तो उनकी गाड़ी नीलाम कर दी गई। तो वो थोड़े वो धाकड़ किस्म के कलेक्टर थे, मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी भी वो सर्विस में है और डेपुटेशन पे हैं सेंट्रल में। तो उनकी गाड़ी जो है वो नीलाम कर दी गई। नाजिर जब अटैच करने पहुंचे तो उनके गार्ड वगैरह ने भगा दिया, तो एक कंटेम्प्ट और उनके खिलाफ फाइल कर ली गई। और जब उनको खबर मिली किसी तरह से म्यूचुअल हमारे मित्र थे, उन्होंने संपर्क किया तो मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा गाड़ी आपकी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी इतनी गाड़ियाँ हैं, आप ये एम्बेसडर जब तू ही जाने दो, जिप्सी जब तू ही जाने दो, उसको कोर्ट में भेज दो आप। अच्छा, फिर ये हुआ कि नाजिर ने मीनवाइल रिपोर्ट लगा के दे दी कि उन्होंने उसमें बाधा उत्पन्न की है डिक्री के निष्पादन में, तो एक और FIR उनके खिलाफ हो गया, एक और उसका मामला दर्ज हो गया। और अगले दिन फिर उनके ऑफिस की कुर्की का वो निकला, तो उनके जितने AC थे, बैठने की चेयर वगैरह थी, वो सीज कर ली गई, अटैच कर ली गई। नाजिर गया अटैच कर लाया, उससे डिक्री की राशि नहीं निकल सकती थी, तो गाड़ियों का जिनका अटैचमेंट का ऑर्डर निकला था वो उन्होंने खुद ही कोर्ट में भिजवा दी कि साहब मैं कोर्ट में भिजवा रहा हूँ माफ़ीनामे के साथ, इनको नीलाम करके वसूली कर ली जाए। अल्टीमेटली हुआ केस स्टेट का होता है, वो भी स्टेट के बिहाफ पे थे। तो मीन वाइल फिर स्टेट ने मतलब भोपाल से वो रकम जो थी जो उनको दी थी वो जमा कर दी और उसके खिलाफ अपील में चले गए। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अधिकारी व्यक्तिगत ले जाता है डिक्री के एग्जीक्यूशन को, तो उसमें फिर मल्टीपल कार्रवाइयाँ फिर चलती रहती हैं। और जो मैंने बताया है कि उनके खिलाफ उसमें सरकारी काम में बाधा डालने की और एक अवमानना की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, उसमें उन्होंने अनकंडीशनल एपोलॉजी अपनी पेश कर दी, बिना शर्त माफ़ीनामा पेश कर दिया, तो उससे भी वो बच गए। पर ये जो ऐसे केस हैं ये ऑफिशियल कैपेसिटी में किए जाते हैं, इसमें ना तो किसी जज का निहित स्वार्थ है और ना किसी ऐसे अधिकारी का निहित स्वार्थ है जो किसी पद पर सरकारी पद पर बैठा है। तो अकॉर्डिंगली इसको उस हिसाब से डील करना चाहिए। आप लोगों को भी फ्यूचर में आप लोग जज बनेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। नाउ वी मूव टू सेक्शन 82. 82 is about execution of a decree where a suit by or against the government, कोई भी पार्टी हो सकता है, उसमें प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, और by against a public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, a decree is passed against the Union of India or a state as the case may be, the public officer such decree shall not be executed except in accordance with the provisions of subsection 2. अब subsection 2 क्या कह रहा है कि किस अकॉर्डेंस में पास होनी चाहिए वो डिक्री जो है एग्जीक्यूट होनी चाहिए। Execution shall not be issued on such decree unless it remains unsatisfied for a period of 3 months computed from the date of such decree. कि एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड, जब गवर्नमेंट का अगर मामला आता है तो 3 महीने उसको हो जाने चाहिए डेट ऑफ डिक्री से। फिर सबसेक्शन 3 है, इसमें जोड़ा गया है 1949 में, और सबसेक्शन फिर इसका 5 है वो जोड़ा गया है 1950 में, जब ये इंडिया आज़ाद हुआ था। उसके जब ये अस्तित्व में आई थी, फिर पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया यूज़ होता था, आप अभी भी कुछ किताबों में देखेंगे वहाँ पे वर्ड डोमिनियन ऑफ इंडिया है, उसको यूनियन ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया था। तो जो नेक्स्ट वो है सबसेक्शन वो ये है कि द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 shall apply in relation to an order or award as they apply in relation to a decree if the order or award is passed or made against the Union of India or a state or a public officer in respect of any such act as aforesaid, whether by a court or by any authority, and is capable of being executed under the provisions of this code or any other law for the time being in force as if it were a decree, उसे डिक्री के तौर पे एग्जीक्यूट किया जा सकता हो। तो अब इसको ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसमें है क्या, इसमें केवल इतना सा है कि किसी डिक्री का निष्पादन
जो सरकार या उसके विरुद्ध की गई है या किसी पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध की गई है, उसका जो निष्पादन है, एग्जीक्यूशन है, वो सब सेक्शन 2 के हिसाब से किया जाएगा। सब सेक्शन 2 ही कहता है कि 3 महीने तक अगर वो डिक्री की तुष्टि नहीं हो पाती, मतलब अगर कोई पैसा वगैरह उसमें ड्यू है या कोई चीज़ ड्यू है करने के लिए, तो वो स्टेट के द्वारा नहीं कर दी जाती, तब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। पहला तो ये होता है, जैसे सरकारी वकील को खबर मिलती है, वो बता देते हैं कि ये डिक्री आपके खिलाफ़ हुई है, और स्टेट उसको 1-1.5 महीने में कंप्लाई कर देती है और कंप्लाइंस रिपोर्ट आपके पास आ जाती है। लेकिन नहीं की जाती तो 3 महीने तक निष्पादन का आदेश नहीं निकाला जाएगा न्यायालय के द्वारा। दूसरा ये है कि ये किसी आदेश या पंचाट कहते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड जो होता है आर्बिट्रेशन में, उसको पंचाट कहा जाता है। तो अवार्ड के संबंध में, ऑर्डर के संबंध में भी ये नियम ऐसे लागू होंगे जैसे वो डिक्री को लागू हो रहे हैं। उनका एग्जीक्यूशन भी आपके पास आएगा। जब आप देखेंगे कि किसी सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर ने कोई आर्बिट्रेशन पारित किया, वो एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास आ रहा है, तो आपको उसको ऐसे एग्जीक्यूट कराना है जैसे वो डिक्री है, और उसका एग्जीक्यूशन आप सामान्य तौर पर करते हैं। अच्छा, फिर ये है कि भारत संघ या राज्य या यथापूर्वक किसी कार्य के बारे में किसी भी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध, चाहे न्यायालय द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया है, तो वो उस संबंध में भी लागू होंगे। अवार्ड या आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है या ऑर्डर है, उसके रूल, चाहे वो मतलब यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट के खिलाफ दिया गया है, और वो अगर वो अवार्ड या वो आदेश ऐसा है वो कि उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है डिक्री के तौर पर, तो उसे उस कोर्ट द्वारा जिसे वो प्राप्त हुआ ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा मानो वो एक डिक्री हो। अब ये नेक्स्ट जो आता है ये पार्ट, ये सूट बाय एलियंस और अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड एनवॉयस। तो इसमें पहले तो ये हम देखें कि सूट बाय एलियंस, एलियन है कौन इसमें? ये कोई यूएफए वाला एलियन नहीं है। ये पहले हमने जो डिस्कस किया था कि जब इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था और यूनियन ऑफ इंडिया बनने में उसे समय लगा का मतलब ये है कि 550 से ज़्यादा रियासतों का उसमें मिले हुआ, 565 टू बी एग्जैक्ट, और कुछ नंबर ये बढ़ के भी मिलता है इतिहास की कुछ किताबों में। तो एलियंस कौन है? और दूसरा ये है कि बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स में तो समझ में आता है कि ब्रिटेन का किंग हो गया, या जो दूसरे सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में जो हैं किंगडम्स हैं, यूनाइटेड अरब किंगडम है, और इस तरीके से उनके जो रूलर हैं उनके द्वारा या उनके खिलाफ लाए जाने वाले मामले। और एम्बेसडर्स, जो उन देशों के राजदूत हैं भारत में जो ब्रिटिश कॉलोनी का कभी हिस्सा नहीं रहे, उनको कहा जाता है एम्बेसडर्स। और जो ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहे थे, जो कि अधिकतर देश रह चुके हैं, मतलब ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा, उनके राजदूतों को कहा जाता है हाई कमिश्नर्स। इंग्लैंड का जब यहाँ आता है तो उसे कहते हैं हाई कमिश्नर, हमारे यहाँ का जब इंग्लैंड में जाता है तो उसे कहते हैं हाई कमिश्नर। ये एक कॉमनवेल्थ की अवधारणा थी, उस समय चलती थी, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी अभी भी यूज़ होती है। एम्बेसडर उन कंट्रीज़ के लोगों को कहा जाता है जहाँ पे ब्रिटेन का शासन नहीं था, या जिन्होंने उसको डिनाई कर दिया है टर्मिनोलॉजी का, तो वो एम्बेसडर इस्तेमाल करते हैं वर्ड। दूसरा है एनवॉइस। तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर सेम वर्ड हैं, एक ही अथॉरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क केवल इतना है कि वो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे तो हाई कमिश्नर हो जाते हैं, और नहीं थे तो एम्बेसडर हो जाते हैं। और फिर है एनवॉइस। एनवॉय वो विशेष दूत होते हैं जो समय समय पर किसी कंट्री में किसी काम के लिए जाते हैं। तो इनके द्वारा और इनके विरुद्ध किए गए दावों के संबंध में है। व्हेन एलियंस में स्यू, एलियन कब दावा कर सकेंगे? तो एलियंस यहाँ जो मतलब है वो लोग जो भारत के निवासी नहीं है, जो भारत देश के नहीं, उन लोगों को यहाँ एलियन कहा गया है। और ये अन्य देश के लोग कहे गए हैं। अन्य देश के लोगों को अंग्रेजी में यहाँ एलियन कहा गया है कि अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे। अन्य देशों के लोग, मतलब इससे मतलब ये है कि कब वाद लेके आ सकेंगे। अन्य देशीय शत्रु
इसमें जो पहली जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एलियन फ्रेंड्स, जो भारत में रह रहे हैं या एलियन एनिमीज़। तो अभी हम स्टेट ऑफ वार में नहीं है किसी भी देश के साथ में, तो हम ये नहीं कह सकते कि एलियन एनिमी है या एलियन फ्रेंड है। इवन चाइना के लिए और या फिर पाकिस्तान के लिए भी हम, हालांकि वो लोग दुश्मन वर्ड का यूज़ करते हैं, हम लोग दुश्मन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वी आर नॉट एट वार विद एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर एट पीस विद एवरी कंट्री। सो इसमें जो लिखा गया है कि अन्य देशी शत्रु या अन्य देशीय जो मित्र हैं जो भारत में निवास कर रहे हैं सरकार की अनुज्ञा से, इसका मतलब ये है कि उनके नागरिक यदि भारत में निवासरत हैं तो उनको डेफिनेटली भारत सरकार की मंजूरी या भारत सरकार की अनुमति मिल चुकी है। वो अगर और अन्य देशी मित्र किसी भी ऐसे न्यायालय में जो वाद का विचारण करने के लिए अदरवाइज कॉम्पिटेंट है उस प्रकार वाद ला सकेंगे मानो वे भारत के नागरिक हैं। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि वो जो दावा लेके आएंगे वो इस प्रकार से दावा लेके आएंगे मानो वो भारत के नागरिक हैं, मतलब उन पर कोई प्रतिबंध दावा लाने के संबंध में नहीं लगेगा, चाहे वो एलियन फ्रेंड्स हो या एलियन एनिमीज़ हो, अन्य देशों के नागरिक हैं। लेकिन जो भारत में निवास कर रहे हैं वो उस प्रकार वाद ला सकेंगे मानो वे भारत के नागरिक हैं। किंतु अन्य देशीय शत्रु, लेकिन बाहर के जो शत्रु हैं जिनको भारत में निवास की अनुमति नहीं मिली है या जो विदेश में निवास कर रहे हैं, ऐसे किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाएंगे। अभी थोड़ा सा इसको समझें कि कनाडा से हमारा डिस्प्यूट हुआ था निज्जर की डेथ के संबंध में, ठीक है। तो कनाडा ने कुछ उनके प्राइम मिनिस्टर जो ट्रूडो हैं उन्होंने वहाँ की कैनेडियन पार्लियामेंट में कुछ वर्ड इस्तेमाल, हार्श एलिगेशन इंडिया के अगेंस्ट लगाए थे। तो इंडिया ने उनके उसको बुला के एम्बेसडर को तत्काल देश खाली करने के लिए कहा था। भारत ने शायद 40 या 41 उनके जो डिप्लोमेट हैं और जो दूसरे लोग हैं, एक्चुअली एक उसमें मतलब एम्बेसी में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें एक व्यक्ति डेजिग्नेट होता है हाई कमिश्नर या एम्बेसडर टू इंडिया, बाकी जो होते हैं वो अलग अलग पदों पे होते हैं। कोई कल्चरल होता है, कोई मिलिट्री अटैची होता है उस कंट्री का, और कोई जो है वो लैंग्वेज के संबंध में होता है, कुछ उसमें स्कॉलर्स भी आते हैं, और कुछ जो है वो उन देशों की या भारत के, अगर भारत के बाहर के एम्बेसी है तो कुछ लोग जो है वो इंटेलिजेंस विंग से भी संबंधित होते हैं जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं। तो भारत ने उसे बुला के कहा कि 40 या 41 आपके लोग तुरंत देश खाली करें। अब वो जब तक देश खाली नहीं कर रहे हैं वो भारत की आज्ञा से निवास नहीं कर रहे हैं। बाद में इसका विरोध भी हुआ, अमेरिका ने भी इसमें समझाइश दी कि भाई ऐसे करेंगे तो डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहने चाहिए, कैसे आगे बढ़ेंगे, पर इंडिया अपने स्टैंड पर कायम रहा और उनको यहाँ से जाना पड़ा, निकलना पड़ा उनको। तो ये मैं उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें लिखा अन्य देशी शत्रु जो केंद्र सरकार की अनुमति से भारत में निवास कर रहे हैं वो वाद ला सकेंगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार की अनुमति के बिना, जैसे उनको शायद 48 आवर्स या समथिंग ऐसा कुछ समय दिया गया था कि वो, या 1 वीक दिया गया था, जो भी उसमें दिया गया था कि विद इन दिस टाइम यू शैल लीव इंडिया, आपको भारत छोड़ के जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब वो टाइम अवधि क्रॉस हो जाती है, वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो उनकी जो यहाँ जो रेजिडेंस है वो ये नहीं माना जा सकता कि भारत सरकार की सहमति से है। तो केवल ये समझाने के उद्देश्य से कि अन्य देशीय शत्रु जो ऐसी अनुज्ञा के बिना भारत में निवास कर रहे हैं, ऐसे न्यायालय में बात लेके नहीं आएंगे। फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 83 दिस एग्जाम्पल वाज गिवन। ओके, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऐसे हर व्यक्ति के बारे में जो विदेश में निवास कर रहा है और जिसकी भारत सरकार से युद्ध स्थिति में है, ठीक है, इसको थोड़ा समझें इसको भी, कि ऐसा हर व्यक्ति जो बाहर ऐसे विदेश में निवास कर रहा है जिसकी भारत सरकार से युद्ध स्थिति में है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त की गई अनुज्ञप्ति के बिना उस देश में कारोबार कर रहा है, वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि वह अन्य देशीय शत्रु है।
ये उसमें है कि एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन ए फॉरेन कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ विच, जिसकी सरकार इज़ एट वार विद इंडिया, ठीक है, वहाँ वो अपना कैरिंग ऑन बिजनेस इन दैट कंट्री विदाउट ए लाइसेंस इन दैट वी हैव ग्रांटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डीम टू बी एन एलियन एनिमी रिजाइडिंग इन ए फॉरेन कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो हम एट वार थे भारत के साथ, वो उस पाकिस्तान के साथ। चाइना से 62 में वार हुआ था, हम वी वर एट वार विद चाइना एट दैट टाइम। तो एट वार, जैसे मैंने बताया, अभी हम एट वार किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, लेकिन उस समय में थे। 75 में हम एट वार थे विद पाकिस्तान, 65 में, 71 में हम एट वार थे विद पाकिस्तान, और इवन 1999 में जब कारगिल हुआ तो वी वर एट वार विद पाकिस्तान। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है और वहाँ पे अपना कारोबार कर रहा है और उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति नहीं है, तो उसको भी एलियन एनिमी समझा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 83। अच्छा, फिर 84 आता है, व्हेन फॉरेन स्टेट्स में स्यू, विदेशी जो राज्य हैं वो कब दावा लेके आ सकेंगे। अ फॉरेन स्टेट में स्यू in any competent court provided that the object of the suit is to enforce a private right vested in the ruler of such state or in any officer of such state in his public capacity, ठीक है। तो वो दावा कब लेके आ सकेंगे, जब उस रूलर के बिहाफ पर जिस कंट्री से वो आए हैं या तो उनके कोई राइट वायलेट हो रहे हैं, और या फिर जो उनके ऑफिसर जो यहाँ एम्बेसीज में हैं हमारे यहाँ पे, वो उनकी व्यक्तिगत हैसियत में या एनी ऑफिसर रजिस्टर्ड इन पब्लिक कैपेसिटी, उनकी ऑफिशियल जो वो है, कहना चाहिए कि लोक हैसियत उनकी जो है उसके संबंध में निहित प्राइवेट अधिकार का, जैसे भारत में जो आर्टिकल 21 है वो सब पे लागू होता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो। लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो भारत के नागरिकों को दिया गया, और आर्टिकल 14 जो है, मतलब कई आर्टिकल ऐसे हैं फंडामेंटल राइट के जो भारत के नागरिकों को अवेलेबल है। भारत के सिटीजन होना ज़रूरी है उस राइट का प्रवर्तन करने के लिए, लेकिन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो हर किसी को अवेलेबल है। ऐसे कुछ राइट, फंडामेंटल राइट और हैं जो हर किसी को अवेलेबल है। तो इसके संबंध में कोई दावा वो लेके आ सकते हैं जो उस व्यक्ति में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो उनका उद्देश्य तब। और ऐसी स्थिति में यूजुअली जो दावे लाए जाते हैं वो दावे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या हाई कोर्ट या जिनको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उनमें चलते हैं। फिर है विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति, तो किसी विदेशी राज्य के शासक के अनुरोध पर या उनकी ओर से किए किसी व्यक्ति की ओर से केंद्रीय सरकार की राय में सक्षम किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, जो केंद्रीय सरकार समझती है कि उनकी ओर से अनुरोध करने के लिए कम्पिटेंट है, तो केंद्र सरकार वाद का अभियोजन करने के लिए या डिफेंड करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगी। वो ये ऐसा अपॉइंटमेंट है जैसा हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल केसेस के मामले में देखा था कि ये दावा लग गया है, इसमें आप इसको डिफेंड करिए या ये दावा लगाना, इस प्रकार का दावा लगाइए। लाइक जो हमारे एजेंसीज़ के जो वकील हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, जैसे वो अपॉइंट किए जाते हैं, उस तरीके से अपॉइंट होंगे और इस तरीके से वो दावा लगा सकेंगे या डिफेंड कर सकेंगे। वो कोर्ट में अपीयर हो सकेंगे उन स्टेट्स की ओर से जिनने ऐसा अनुरोध किया है, लेकिन अपॉइंटमेंट उनका भारत सरकार द्वारा होगा। अच्छा, फिर है विदेशी राज्यों और राजदूतों और दूतों के विरुद्ध बात। तो जो हमने डिस्कस किया था कि विदेशी राज्य, फॉरेन स्टेट्स, एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स एंड एनवाइज यहाँ दूत में आते हैं, तो इनके विरुद्ध वाद। किसी विदेशी राज्य में कुछ इसमें वो थे, रूलर का वर्ड निकाल दिया गया है, इसमें केवल राज्यों, राजदूतों, दूतों के विरुद्ध वाद के संबंध में लिखा गया है। कोई भी बात किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे बात के विचारण करने के लिए सक्षम है, केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा, जो उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई है। केंद्र सरकार का सचिव या केंद्र सरकार जब तक लिखित रूप में अनुमति नहीं देता है
ऐसा दावा उनके खिलाफ, विदेशी राज्यों के खिलाफ, राजदूतों के खिलाफ या दूतों के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता। लेकिन परंतु वह व्यक्ति जो अचल संपत्ति के अविधारी के तौर पर ऐसे विदेशी राज्य पर जिसमें वह संपत्ति को धारण करता है या धारण करने का दावा करता है, यथापूर्वक सहमति के बिना बात ला सकेगा। वो व्यक्ति जो बाहर निवास कर रहा है, जो एलियन फ्रेंड है या कुछ है, वो उसको अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वह व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति के अविधारी के तौर पर विदेशी राज्य में जिसमें संपत्ति को धारण करता है या धारण करने का दावा करता है, वो दावा लेके आ सकता है, प्राइवेट पर्सन लेके आ सकते हैं। और फिर ये फर्दर सेक्शन उसी के बारे में है कि ऐसी सहमति निर्दिष्टवाद या अनेक निर्दिष्टवाद या किसी वर्ग के वादों के बारे में दी जा सकती है। केंद्र सरकार की सहमति के बारे में है ये। किंतु यह अनुमति तब नहीं दी जाएगी जब केंद्र सरकार को यह प्रतीत नहीं होता है कि वह विदेशी राज्य उस व्यक्ति के विरुद्ध जो उस पर वाद लाने की इच्छा रखता है, न्यायालय में वाद संस्थित कर चुका है, या स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार करता, मतलब इंडिया में वो व्यापार कर रहा है, या उन सीमाओं के भीतर अचल संपत्ति पर कब्जा रखता है जिस पर वाद लाया जाना है, या इस धारा द्वारा उसे दिए गए विशेषाधिकार का अधित्यजन या अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से कर चुका है। इस धारा के अधीन उसे जो स्पेशल राइट दिए गए थे दावा लाने के संबंध में या कुछ करने के संबंध में, वो उनको छोड़ चुका है या त्याग कर चुका है उनका। केंद्रीय सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित कोई विदेशी डिक्री राज्य की संपत्ति के विरुद्ध केंद्रीय सरकार की सहमति से ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। अब ये एग्जीक्यूशन का भी इसमें दे दिया गया है कि केंद्रीय सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित कोई डिक्री विदेशी राज्य की संपत्ति के विरुद्ध, डिक्री यहाँ पारित हुई है, कहाँ पारित हुई है, वो ऐसे स्टेट के अगेंस्ट है जो संपत्ति विदेशी राज्य की संपत्ति है। अच्छा, एम्बेसी के बारे में भी यही नियम लागू होता है। जब आप एम्बेसी के प्रमाइसिस में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर अगर कोई ऑफेंस अगर आप कर देते हैं तो आप पर इंडिया का लॉ लागू नहीं होगा। जिस देश की एम्बेसी में आप गए हैं उस देश का कानून लागू होगा। जो भी जितने भी दूतावास हैं या उच्चायोग हैं भारत में, जहाँ जहाँ उनकी संपत्तियाँ हैं, उनका एक प्रमाइसिस से घेरा है, उसके भीतर भारत का कानून नहीं चलता, बल्कि ये मानी जाती है कि ये उसी देश का हिस्सा है। जैसे स्विट्ज़रलैंड की अगर कोई है, या जर्मनी या फ्रांस की अगर एम्बेसी है यहाँ पर, तो ये माना जाएगा कि ये जर्मनी की एम्बेसी में जो व्यक्ति अंदर कोई क्राइम किया है उस पर जर्मनी का कानून चलेगा, उसके हिसाब से उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। वो संपत्ति जो है, जो दूतावास की संपत्ति है, वो ऐसे मानी जाएगी मानो वो जर्मनी की संपत्ति या फ्रांस की संपत्ति या फ्रांस की लैंड है। वो इंडिया में नहीं है बल्कि जर्मनी या फ्रांस में है, क्योंकि उन दूतावासों की जो संपत्तियां हैं वो उस देश की संपत्ति मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वही उसी देश का पार्ट एंड पार्सल है। ये जो वियना कन्वेंशन हुआ यूएन का, उसमें ये घोषणा की गई थी ये क्या कि जिससे जिन देशों में वो स्थित हैं ऐसी एम्बेसीज या ऐसे हाई कमीशंस, तो उनके जो अधिकारी हैं उनको कुछ प्रोटेक्शन मिल सके। तो अपने यहाँ की पुलिस भी वहाँ अंदर नहीं जा सकती जब तक वो ना बुलाएं हेल्प के लिए, अदरवाइज़ या ऐसी इमरजेंसी कोई मेडिकल सिचुएशन ना हो तब तक यहाँ की कोई लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी उनके यहाँ नहीं जा सकती। अगर कोई विरोध होता है, जैसे कनाडा के साथ हमारा विरोध था, तो मैंने बताया कि उनके हाई कमिश्नर को बुला के, उनके एम्बेसडर को बुला करके, और भारत सरकार ने देश छोड़ने के लिए कहा कि इतने लोग आपके तुरंत देश से बाहर चले जाएं। उनको बुला करके, वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री में बुलाया जाता है, विदेश मंत्रालय में बुलाया जाता है, वहाँ डेस्क है एक बराबर जहाँ से ऐसा आदेश जारी होता है, और वो उनको बुला के वहाँ समझाइश दी जाती है कि आपका देश के जो स्टेटमेंट है वो कनाडा में, जैसे मैंने बताया कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में दिया था, लेकिन उसका जवाब यहाँ भारत में उनका जो वो था, हाई कमिश्नर था या एम्बेसडर था उनका, उसको देना पड़ा। उनके एम्बेसडर को इसलिए देना पड़ा कि वो ये माना जाएगा कि वो कनाडा का रिप्रेजेंटेशन कर रहा भारत में। लाइकवाइज यहाँ सूट के बारे में भी ये है कि कोई भी डिक्री अगर विदेशी राज्य की संपत्ति के खिलाफ है तो वो केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ वर्ड यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, माइंड दिस, यहाँ वर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी सहमति से ही निष्पादित की जा सकती है, अन्यथा निष्पादित नहीं की जा सकती। अच्छा, इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंध निम्नलिखित के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वो विदेशी राज्य के संबंध में लागू होते हैं। विदेशी राज्य का कोई शासक, मतलब रूलर, जो कि मैंने बताया कि कोई किंगडम से वहाँ रूलर है अभी भी,
विदेशी राज्य का कोई राजदूत या दूत या कॉमनवेल्थ का कोई भी उच्चायुक्त, जैसे मैंने बताया कॉमनवेल्थ बना था, कॉमनवेल्थ कंट्री एक दूसरे के यहाँ जब एम्बेसडर भेजती हैं तो उनकी टर्मिनोलॉजी एम्बेसडर या राजदूत से हटा करके उच्चायुक्त कर देती हैं, दैट इज़ हाई कमिश्नर। तो इसमें वही दिया गया है, कॉमनवेल्थ कंट्री का कोई भी उच्चायुक्त तथा विदेशी राज्य के कर्मचार वृंद या विदेशी राज्य के राजदूत या दूत या कॉमनवेल्थ के उच्चायुक्त के कर्मचार वृंद का कोई अनुचर वर्ग, उनका ड्राइवर, उनका कुक, उनका माली वगैरह का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे केंद्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, इस संहिता के अधीन निम्नलिखित व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। विदेशी राज्य का कोई शासक, मतलब सीपीसी के अगेंस्ट किसी भी सिविल केस में किसी सिविल लाइबिलिटी के लिए विदेशी राज्य का कोई भी शासक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। विदेशी राज्य का कोई भी राजदूत या दूत, कोई एम्बेसडर या एनवॉय या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का कोई उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर, ये अरेस्ट नहीं किए जाएंगे। ये इनको बिल्कुल वो की गई है, एग्जम्पशन दिया गया है इसमें। विदेशी राज्य के कर्मचार, मतलब उनके जो वो है कर्मचारी हैं, उनका जो स्टाफ है वो भी गिरफ्तार नहीं होंगे। और ये वर्ड जो है, हाँ, ऑफ द फॉरेन स्टाफ और द स्टाफ ऑफ, ये वर्ड है रेटिन्यू, ओके। तो स्टाफ जो उनका है, कर्मचारी वृंद से मतलब है कि उनका जो स्टाफ है वो अरेस्ट नहीं होगा। तो इसमें उनका सारा कुछ आ गया, मतलब एम्बेसी में जितने भी लोग अपॉइंटेड हैं और जो उनका स्टाफ, रूलर या हाई कमिश्नर या एम्बेसडर या एनवॉय वगैरह हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। any such member of the staff of foreign state or the staff of retinue of the ruler, ambassador, envoy, foreign state or high commissioner of a commonwealth country as the central government may by general or special order specify in this behalf। और इसमें लगभग सभी को ये इम्यूनिटी दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पुराना नोटिफिकेशन है इस बारे में। Where a request is made to the central government for the grant of any consent referred to in subsection 1, the central government shall, before refusing to accede to request in whole or in part, give to the person making the request a reasonable opportunity of being heard। तो इसमें यह है कि जहाँ केंद्रीय सरकार से कोई सहमति देने का अनुरोध किया जाता है कि इनके उसके लिए उपधारा 1 के लिए कोई सहमति आप दें, तो वहाँ केंद्रीय सरकार सहमति देने के पहले या इनकार करने के पहले उस व्यक्ति को उचित सुनवाई करने का मौका देगी। अब ये धारा 1 की जो सहमति है ये क्या है? धारा 1 की सहमति ये थी, धारा 1 ये थी 86 की कि विदेशी राज्य पर कोई भी बात किसी भी न्यायालय में जो अन्यथावाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना नहीं लाया जा सकता। तो जहाँ दावा लेके आना और वहाँ ऐसी सहमति के लिए वो व्यक्ति रिप्लाई करता है तो उसे स्वीकार या इनकार करने के पहले ऐसा अनुरोध जिस व्यक्ति ने किया है उसको सुनवाई का अवसर वो भारत सरकार देगी। इस संबंध में ये डायरेक्शन है कि वो केंद्र सरकार आउटराइटली रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। फिर है विदेशी शासक का वादों के पक्षकार के रूप में अभिज्ञान। विदेशी राज्य का शासक अपने राज्य के नाम से वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध उसके राज्य के नाम से वाद लाया जाएगा, जैसा अभी हमने पढ़ा धारा 86 में। परंतु धारा 86 में निर्दिष्ट सहमति देने में केंद्रीय सरकार शासक के विरुद्ध किसी अभिकर्ता के नाम से या किसी अन्य नाम से लाए जाने का निर्देश दे सकती है। किसी कंपनी के नाम से लाया जाना, हमारे यहाँ अरब कंट्रीज़ की एक कंपनी है एमआर ग्रुप, जो अभी तक हमारे यहाँ हवाई अड्डे बनाती थी, हवाई अड्डों का संचालन करती थी। दिल्ली का पहला जो टर्मिनल था वो एमआर ग्रुप ने बनाया था। तो अब या तो आप उसमें लेके आएँ सऊदी अरब के खिलाफ़ या ये मतलब अरब एमिरेट्स के ख़िलाफ़ या उस कंपनी के ख़िलाफ़, तो ये केंद्र सरकार ने इस बारे में नियम बना सकती है, इस बारे में वो तय कर सकती है कि किसी शासक के विरुद्ध किसी अभिकर्ता के नाम से या किसी कंपनी या अन्य नाम से, मतलब किसी भी अन्य नाम से दावा लगाने का निर्देश दे सकती है। अब इसमें ये एक जोड़ा गया है सेक्शन 87A, ये जुड़ा है 1976
विदेशी राज्य और शासक की परिभाषा है। व्हाट डज इट मीन बाय फॉरेन रूलर और फॉरेन स्टेट? विदेशी राज्य से भारत के बाहर का ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब इसमें ये वर्ड थोड़ा सा आप माइंड करिए कि मान्यता प्राप्त है मतलब रिकॉग्नाइज्ड है वो इंडिया के द्वारा, भले उसकी एम्बेसी यहाँ पे है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर भारत ने किसी कंट्री को किसी देश को अगर मान्यता नहीं दी है तो उस देश का अस्तित्व तो भारत के लिए नहीं है। जैसे भारत ने लगभग सभी को मान्यता दे रखी है मेरे ख्याल से। कुछ छोटे छोटे वो आइलैंड वगैरह हैं जहाँ पे 100-200 लोग रहते हैं, उन लोगों ने अलग अपना एक डिक्लेयर कर दिया है कंट्री, उनको मान्यता ज़रूर नहीं दी है। ऐसे छोटे छोटे आइलैंड टाइप के कुछ हैं, बाकी हर देश को मान्यता भारत ने दी है। लेकिन आपको एक बात जो मैं बताऊं कि इज़राइल 1948 में बना, इज़राइल को पाकिस्तान ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान इज़राइल को मान्यता ही नहीं देता, उसको देश के रूप में स्वीकार नहीं करता और उन लोगों के आपस में कोई रिलेशन नहीं है, किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। हमने भी इज़राइल को मान्यता बहुत बाद में दी है और डिप्लोमेटिक टाइज़ हमारी जो इज़राइल के साथ में थी वो शुरू आज़ादी के बाद से नहीं थी, जबकि हम 47 में और वो 48 में आज़ाद हुए थे। और मेरा ख्याल है कि ये डिप्लोमेटिक टाइज 90s में 90 के दशक में शुरू हुई थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इज़राइल की सोल विजिट पर गए थे, जबकि वो हमेशा भारत का सहयोग करता रहा है। तो ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि विदेशी राज्य का मतलब वो राज्य है जिसको हमने या भारत ने अनुमति दे दी है या उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि हाँ ये देश है, ठीक है। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशंस में हैं, यूनाइटेड नेशन के बाय डिफ़ॉल्ट जितने मेंबर हैं वो एक दूसरे को मान्यता देते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इज़राइल भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए है कि अगर भारत ने मान्यता नहीं दी है तो हम उसे विदेशी राज्य नहीं मानेंगे। विदेशी राज्य के संबंध में शासक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस राज्य के अधिपति के रूप में, उस राज्य के अधिपति के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसे हम किंग ऑफ दुबई कहते हैं, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया MBS है, मोहम्मद बिन सलमान है, और UAE के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहम्मद बिन अल नाहियान या MBZ उनको कहता था, अल नाहियान ज़ायद है, मोहम्मद बिन ज़ायद। तो ये रूलर है वहाँ के, ये इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इनको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है एज ए रूलर। ये उस कंट्री को, उस देश को रूल करते हैं। तो जिनको मान्यता केंद्र सरकार ने दे रखी है या केंद्रीय सरकार ने जिन्हें रूलर के संबंध में, शासक के संबंध में मान्यता दी है, तो उससे विदेशी शासक या विदेशी राज्य CPC में जो कहा गया है उससे वही अभिप्रेत है या वही उसको डिनोट करता है, कन्वर्ट करता है उस टर्म को जिसे भारत ने मान्यता दी है, ठीक है। अच्छा, सबसेक्शन 2 है कि हर न्यायालय इस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करेगा कि कोई राज्य केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है, और कोई व्यक्ति राज्य के अधिपति के रूप में भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अब ये धारा 86 ये बताती है कि 87 है ये 87 है, एवरी कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस का मतलब होगा तो ये होता है कि आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए जाएंगे, आपको सू मोटो नोटिस लेना पड़ेगा कि वो दैट ए स्टेट हैज़ और हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट ए पर्सन हैज़ और हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी द हेड ऑफ ए स्टेट। तो ये मान्यता आपको जुडिशियल नोटिस इसका लेना पड़ेगा, न्यायिक अपेक्षा इसकी करनी पड़ेगी। मतलब ये नोटिस ऑफ फैक्ट नहीं है, ये नोटिस ऑफ लॉ नहीं है, ये जुडिशियल नोटिस है, और जुडिशियल नोटिस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। जैसे हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में अभी ऋषि सुनक के पहले लगातार प्रधानमंत्री बदले गए, बोरिस जॉनसन थे और डेविड कैमरून थे, और बीच में एक महिला स्टेसी जो थी वो आई थी। तो इसका जुडिशियल नोटिस न्यायालय स्वयं लेता है, क्योंकि जब जब ऐसा कुछ होता है केंद्र सरकार द्वारा गजट पब्लिश किया जाता है और उनको मान्यता दे दी जाती है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम।
शासक जो थी वो क्वीन एलिजाबेथ रहीं कई डिकेड्स तक। उनके जाने के बाद प्रिंस चार्ल्स अब किंग ऑफ ब्रिटेन है या किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम है अब नाउ वो हैं। उनके बाद फिर जो है वो प्रिंस विलियम वो जो है ही इज़ गोइंग टू बी द किंग ऑफ या रूलर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा, ये इस बारे में है। फिर ये है सूट अगेंस्ट रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस संबंध में दावे आपको चलते हुए मिल जाएंगे अभी भी, और या ये दावे पुराने पेंडिंग। आप कभी किसी कोर्ट में ऐसे में जाएंगे जहाँ पे कुछ जागीर रहती और हर जगह लगभग जागीर रहती कि भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के विरुद्ध वाद। अब भूतपूर्व भारतीय राज्य कौन से हैं? वो राज्य जो 565 जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो भूतपूर्व भारतीय राज्य हैं। अब इसमें जो लिखा गया है सेक्शन 87B है ये, भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा को धारा 85 और धारा 86 का लागू होना। तो किसी भी भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक द्वारा, लाइक स्टेट ऑफ ग्वालियर है, स्टेट ऑफ जयपुर है, ठीक है, स्टेट ऑफ बनारस है या स्टेट ऑफ हैदराबाद है, बड़ी स्टेट अगर कहेंगे ना, स्टेट होलकर स्टेट है, दैट इज स्टेट ऑफ इंदौर, ठीक है। तो ये भूतपूर्व भारतीय राज्य थे जो फुल फ्लैश्ड अपना लॉ, अपना करेंसी और अपना सब कुछ रखते थे। इनका अपनी सेना, अपना सब कुछ होता था डिफेंड करने के लिए। तो इन पर धारा 85 और धारा 86 जो हमने पढ़े हैं कि उपबंध इसी प्रकार लागू होंगे जैसे विदेशी राज्य के शासक के संबंध में लागू होते हैं। तो वो उसी रूल से गवर्न होंगे जो हमने धारा 85-86 में पढ़ा। इस धारा में इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है भूतपूर्व भारतीय राज्य से वह राज्य विवृत है जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट करे। और संविधान का प्रारंभ से तात्पर्य ये है कि 26 जनवरी 1950 का दिन संविधान का प्रारंभ कहा गया है। ये इसमें CPC में क्लियर कर दिया गया है। हालांकि संविधान में लिखा है कुछ हिस्से उसके 1952 तक लागू होते रहे थे। अच्छा, संविधान किसी भूतपूर्व भारतीय राज्य के संबंध में शासक रूलर का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 363 में दिया गया है। मतलब एस्ट वाइल या भूतपूर्व जो राज्य था उसका जो रूलर या किंग जो था उसको शासक कहा गया है। फिर सेक्शन 88 है, ये अंतराविवाचीवाद के संबंध में है और इसको कहा गया है इंटरप्लीडर सूट। अब इंटरप्लीडर सूट क्या होता है? ये यूजुअली आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम रहेगा उसमें ये कभी कभी पूछा जाता है। वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड वेयर 2 or more persons claim adversely to one another the same debts, sum of money or other property movable or immovable from another person who claims no interest therein other than for charges or costs and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant. Such person may institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom payment or delivery shall be made or obtaining indemnity for himself, provided that where any suit is pending in which the right of all parties can properly be decided, no such suit of interpleader shall be instituted. तो ये इंटरप्लीडर सूट के बारे में जो ये कहा गया है, ये है इंटरप्लीडर सूट का मतलब कि जहाँ 2 या अधिक व्यक्ति किसी ऋण के संबंध में, किसी धनराशि के संबंध में, किसी अचल या अचल संपत्ति के संबंध में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं जो प्रभारों या अन्य खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता है, और जो उस दावेदार को देने के लिए तैयार है वो संपत्ति, अगर उसके खर्चे या उसका जो क्लेम उसमें है वो उसे मिल जाए, वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध इंटरप्लीडर सूट ला सकेगा। कि इसे मेरे ख्याल से हम लोग कल डिस्कस करें इस बारे में। अच्छा, अभी जो हमने डिस्कस किया है अप टू सेक्शन 87, इस बारे में कोई डाउट हो तो बताइए। इंटरप्लीडर सूट को हम लोग विद एग्जाम्पल और विद नोट्स पढ़ेंगे क्योंकि ये यूजुअली एग्ज़ाम में इसके बारे में एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है, ख़ास तौर पर जुडिशरी के एग्ज़ाम में। तो जो सिविल सर्विसेज जुडिशल है
उसमें निश्चित तौर पे इंटरप्रीटर सूट के बारे में पूछा जाता है, या तो इंटरव्यू में और या फिर संक्षिप्त नोट में, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो एमसीक्यूज जिनको हम कहते हैं, उस बारे में। तो इसे कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग। एनी डाउट्स टिल सेक्शन 87? बोलिए। ओके, तो कल की मीटिंग के बारे में ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि कोई सूटेबल टाइम अगर आप लोगों का तो हो तो बताइए, क्योंकि मैं पूजा के बाद फ्री हो जाता हूँ यूजुअली, तो टाइम में चेंज हम लोग कर सकते हैं। जैसे आज साक्षी ने लेट ज्वाइन किया था, शायद शी वॉज बिजी एल्सवेयर, तो काइंडली टेल मी योर सूटेबल टाइम फॉर द क्लास। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और आज शायद ईद है, या कल नहीं, ईद कल हो चुकी है। ओके, तो कल की मीटिंग के बारे में आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, लिंक दे दी जाएगी। डू ज्वाइन एट टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।